तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। So we'll continue with where we stopped in the last class. तो आज क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं इक्विलिब्रियम वाले, उस पे बेस्ड हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे कि इक्विलिब्रियम में कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अभी हम लोग एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम लोग इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस करेंगे जहाँ फोर्सेस बैलेंस्ड है, जहाँ पे एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। तब वहाँ पे इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उसके क्वेश्चंस ज्यादा हम लोग करेंगे। ये वाला क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने किया ही जस्ट थोड़ी देर पहले, ठीक है। सो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था यही सेम क्वेश्चन था। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। So two blocks are kept in contact as shown in the figure. देखो ये दो ब्लॉक कॉन्टैक्ट में है। Find the forces exerted by the surface, floor and walls on the blocks and contact forces between the two blocks. तो हम लोग को दोनों ब्लॉक के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो निकालना है, और उसके अलावा हम लोगों को फोर्सेस जो फ्लोर और वॉल से जो इन पे लग रहा है वो फोर्सेस हम लोग को निकालने। तो अलग अलग मान लीजिए आप इसको ब्लॉक ए मान लेते हैं और इसको ब्लॉक बी मान लेते हैं, दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो पहले अगर हम लोग ए वाले ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, सो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए। सो ए वाला ब्लॉक यहाँ पे 10 kg का है, इधर लिख लेते हैं 10 kg है, ये ब्लॉक ए है। इस पे एक वेट होगा नीचे की तरफ 10g। नॉर्मल रिएक्शन एक यहाँ पे हो गया N1, ठीक है। एक फोर्स हम लोग इस तरफ लगा रहे हैं, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, और एक नॉर्मल रिएक्शन इस पे, बिकॉज ये 10 kg वाला ब्लॉक को हम लोग पुश कर रहे हैं राइट के तरफ, तो राइट साइड में जो 20 kg वाला ब्लॉक है इसको वापस लेफ्ट के तरफ पुश करेगा इस डायरेक्शन में, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है लेट्स से हम इसको N2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम इसका। इसके इक्वेशंस अगर हम लोग लिखते हैं तो हमारे पास N1 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, mg होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसको हम लोग ma इंटू जी है, जिसको हम लोग 10g कह रहे हैं, तो ये 100 न्यूटन हो गया N1 का वैल्यू, ठीक है। और N2 को अगर हम लोग देखें, बिकॉज ये स्टेशनरी है, तो N2 क्या हो जाएगा, F के बराबर में आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो N1 भी 100 न्यूटन हो गया और N2 भी 100 न्यूटन हो गया। ये A का जो फ्री बॉडी डायग्राम है उससे आया। और यही अगर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ B बनाते हैं, B का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ये 20 kg का ब्लॉक है, इस पे एक वेट लग रहा है नीचे के तरफ 20g। एक जो ये वॉल पे, बिकॉज हम लोग राइट साइड पुश कर रहे हैं, तो वॉल इस पे एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, लेट्स से ये N3 हो गया। ग्राउंड जो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, लेट्स से ये N4 हो गया, ठीक है। और जो यहाँ पे N2, जो ये 20 kg 10 kg पे N2 लगा रहा था, तो रिएक्शन फोर्स, ये अगर मान लो रिएक्शन फोर्स है तो एक्शन फोर्स जो है ये इस पे लगेगा, वो भी N2 के बराबर हो। और उसके अलावा इस पे जो एक 50 न्यूटन का फोर्स ऊपर से हम लोग लगा रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। एक देखिए, इस पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, राइट, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में, मतलब इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे इस फोर्स को, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब इसका अगर हम लोग पॉइंट के हिसाब से फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ज्यादा क्लैरिटी हम लोगों को मिलेगा। लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है N3,
राइट साइड में फोर्स लग रहा है N2, ऊपर के तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये N4 जो है इसके दो कंपोनेंट, सॉरी ये N4 हो गया, ये 50 न्यूटन जो है इसके दो कंपोनेंट है, बिकॉज ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये जो कंपोनेंट होगा ये 50 cos 30 डिग्री हो गया, और ये वाला कंपोनेंट 50 sin 30 डिग्री हो गया। तो इसमें एक लेफ्ट साइड में और एक फोर्स ऐड कर लेंगे 50 sin 30 डिग्री, और नीचे की तरफ जो 20G है मतलब 200 न्यूटन, 20G मीन्स 200 न्यूटन हो गया, 200 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, एक और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 50 cos 30 डिग्री। तो ये सारे फोर्सेस हो गए, ये हमारा N4 हो गया, ठीक है। तो अब अगर इसके इक्वेशंस लिखें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, दोनों तरफ लिखेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखते हैं तो N3 प्लस 50 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू N2। N2 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल रखे हैं, तो इससे आ जाएगा N3 प्लस 50 sin 30 डिग्री मतलब 1/2 हो गया, इज इक्वल टू N2 मतलब 100 है। So N3 is equal to 100 minus of 25, which is equal to 75 न्यूटन। उसके अलावा जो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं, N4 is equal to 200 plus 50 cos 30 degree. So this is 200 plus 50 into root 3 by 2. So this is 200. ये कैंसिल हो गया 25 टाइम, 200 plus 25 root 3. So इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें, 243.3 न्यूटन, ये हमारा N4 का वैल्यू। क्लियर है बच्चों? तो हर एक फोर्स को कंसिडर करना है। इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लगेगा, जितना लेफ्ट में लग रहा है उतना ही राइट में लगेगा। मतलब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो इक्विलिब्रियम के केस में हम लोग को पता है समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज ऑल्सो 0 और summation of forces in y direction is also equal to 0. So this is the condition for equilibrium. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes. Now example 25, देखो हम लोग पहले भी इंक्लाइन प्लेन के बारे में पढ़ चुके हैं और ये सब देख चुके हैं कि फोर्सेस कैसे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। सो देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स F required to keep the block of mass M stationary on the smooth inclined plane as shown in the figure. तो हम लोग को जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो निकालना है। ये देखो x और y डायरेक्शन इधर और इधर दे रखा है, ठीक है। तो x और y डायरेक्शन इधर दे रखा है, तो तुम ये समझो कि इसका अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इंक्लाइन प्लेन का, तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, जो इंक्लाइन प्लेन इस पे लगा रहा वो इस डायरेक्शन में हो गया। एक फोर्स इधर पुश कर रहे हैं, मतलब वो फोर्स इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F लग रहा है, इसका अपना वेट जो है वो mg नीचे के तरफ लग रहा है, राइट। अब ये जो इसको हम लोग को ब्रेक करना है बेसिकली, तो आप ये समझो कि जो ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है, तो इसमें ट्राई एंड अंडरस्टैंड,
सो ये F है, ये mg है और ये n है। n के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये एंगल थीटा फिर से। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस है ना। तो ये अगर n है तो जिधर थीटा होता है वो cos कंपोनेंट होता है, तो ये n cos थीटा हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट n sin थीटा हो जाएगा। ये भी क्लियर? अब हम लोग को है ना मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स F का वैल्यू निकालना है। तो तुम देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर इक्वेशन लिखेंगे, कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स सो दैट द मास इज स्टेशनरी। मास स्टेशनरी है मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। सारे फोर्सेस जो है एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तभी तो मूव नहीं कर रहा है। फोर्सेस बैलेंस करने का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्स बैलेंस होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स बैलेंस होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करोगे तो F इज इक्वल टू n साइन थीटा हो जाएगा, एंगल नहीं दिया हुआ, n साइन थीटा हो जाएगा, और mg इज इक्वल टू n cos थीटा हो जाएगा। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, हम लोग को F का वैल्यू निकालना है। n तो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो ये दोनों इक्वेशन को यूज करके हम लोग n को एलिमिनेट कर देंगे। n को एलिमिनेट कर देंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडिंग 1/2। फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो तो हमको क्या मिलेगा, F बाय mg इज इक्वल टू n साइन थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा। n और n कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा हो गया। तो इससे हम लोगों को F का वैल्यू क्या आ गया, F इज इक्वल टू mg इंटू tan थीटा। तो फोर्स किसके बराबर हो गया, mg tan थीटा के बराबर हो गया। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया तुमने? अब कह रहा है 26 क्वेश्चन में, a block of mass m is suspended with a string as shown। इसका मास m है और स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, राइट। तो यहाँ पे कुछ बताया नहीं है कि ये मासलेस है या नहीं, तो हम लोग एज्यूम करेंगे ये मासलेस है, क्योंकि टेंशन इन द स्ट्रिंग बोला है तो मान रहा है कि यूनिफॉर्म टेंशन है। यूनिफॉर्म टेंशन तभी होता है जब ये मासलेस होता है, ठीक है। तो अगर इसका ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, नीचे की तरफ mg है, ऊपर की तरफ एक फोर्स टेंशन T लग रहा है, तो टेंशन T किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, राइट। आर T एंड mg एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो T एंड mg एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है, क्योंकि ये दोनों इसी पे एक्ट हो रहा है, इसी ब्लॉक पे एक्ट हो रहा है, तो नो दे आर नॉट। इफ नॉट देन आइडेंटिफाई देयर रेस्पेक्टिव एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, ठीक है। सो जो अगर इसका आइडेंटिफाई करना है एक्शन और रिएक्शन, तो देखो ये यहाँ पे जितने फोर्स से, मतलब अगर हम लोग ये स्ट्रिंग की बात करें तो जितने फोर्स से ये टेंशन T इधर खींच रहा है, उतने फोर्स से ये टेंशन T डैश इसको खींच रहा होगा, तो T इज इक्वल टू T डैश, राइट। तो ये जो T डैश फोर्स है जो कि स्ट्रिंग पे लग रहा है, और mg जो है जो इस ब्लॉक पे लग रहा है, तो mg और T डैश मतलब जो स्ट्रिंग के ऊपर लग रहा है, इस पॉइंट पे स्ट्रिंग के ऊपर जो लग रहा है, और इसी पॉइंट पे जो वेट की वजह से नीचे फोर्स है, तो बेसिकली यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन फोर्स होगा। इस पॉइंट पे, यहाँ पे जहाँ पे कॉन्टैक्ट है, एक्शन फोर्स है mg और रिएक्शन फोर्स है T डैश। तो ये T डैश बेसिकली यहाँ पे जो T लिख रहे हैं ये ब्लॉक के ऊपर लग रहा है,
टी डैश जो लिख रहे हैं ये इस पॉइंट पे जो पॉइंट स्ट्रिंग का ब्लॉक के साथ अटैच हो रहा है वो पॉइंट। खैर उतना इंपॉर्टेंट ये सब है नहीं, मतलब हम लोग तो जनरली इसी चीज को सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट हाँ, अगर तुमको ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसा कुछ आए कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स, तो एक ही ब्लॉक पे एक्शन और रिएक्शन दोनों नहीं एक्ट हो सकते। बाद में हम लोग ये देखते हैं कि टी और टी डैश इक्वल है, तो वो स्ट्रिंग का पोर्शन है जिसपे कि टेंशन टी डैश लगेगा और ब्लॉक पे फोर्स mg लगेगा। तो ये एक्शन और रिएक्शन हो सकता है क्योंकि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट होना चाहिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। कल भी हम लोगों ने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, वो जो ग्राउंड वाला था। Now if you see this 28th question, in the figure shown below find tension T1 and T2। तो हम लोग को T1 और T2 का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे टेंशन अलग अलग क्यों है, पहले तो अलग अलग इसीलिए है क्योंकि बीच में एक ब्लॉक है जिसका खुद का एक मास है। तो कोई भी मास वाला ऑब्जेक्ट अगर दो स्ट्रिंग के बीच में डाल दें तो दोनों तरफ जो स्ट्रिंग में टेंशन होता है वो अलग अलग हो जाता है। ये कल हम लोगों ने पढ़ा था, याद है ना आप लोगों को। अब हम लोग M1 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाते हैं, ये M1 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है M1G और ऊपर जो टेंशन लग रहा है T1। अब M2 वाले ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसका खुद का वेट होगा एक M2G, एक टेंशन जो T1 से इसको ऊपर खींच रहा है, इस ब्लॉक को T1 फोर्स से नीचे भी खींच रहा होगा। ये टेंशन तो इस पे भी एक्ट हो रहा है ना, स्ट्रिंग इसको दोनों तरफ पुल कर रहा है, एक ऊपर भी पुल कर रहा है, एक नीचे पुल कर रहा है, राइट। ऊपर जो पुल कर रहा है वो टेंशन T2 है, नीचे जो पुल कर रहा है वो टेंशन T1 से पुल कर रहा है स्ट्रिंग, और इसका खुद का वेट जो है वो M2G है, ठीक है। अब बिकॉज ये स्टेशनरी है ये पूरा सिस्टम, तो अब हम लोग अगर लिखते हैं इसमें टेंशन T1 का जो वैल्यू होगा वो M1G का, अगर हम लोग M1 वाले के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ये है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 और ये है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2। दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग कंसिडर किया हमने, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना। अब इसका इक्वेशन हो गया T1 इज इक्वल टू M1G, और दूसरे वाले का इक्वेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा T1 प्लस M2G इज इक्वल टू T2, ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है T2, राइट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन से T1 जो M1G के बराबर आया उसको यहाँ पे रिप्लेस कर लो, तो ये क्या आ जाएगा M1G प्लस M2G इज इक्वल टू T2, या T2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2G। तो तुम ध्यान रखो कि कभी कभी क्या है कि अगर हम लोग को बस T2 निकालने बोलता तो उस केस में हम क्या करते, इस पूरे को, ये जो M2 ब्लॉक है और M1 ब्लॉक है, इन दोनों को हम लोग एक सिस्टम मान लेते, और यहाँ पे ऊपर टेंशन T2 है, इस पूरे सिस्टम पे नीचे जो फोर्स लग रहा है दोनों का मास M1 प्लस M2 जोड़ के इनटू एक्सेलरेशन D2, तो इसको अगर हम लोग सिस्टम मान लेते तो सीधा हम T2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2G भी लिख सकते थे, अगर हमें बस टेंशन T2 निकालने बोला होता तो। T1 भी निकालना है, इसीलिए हम लोगों को इस ब्लॉक का भी अलग से फ्री बॉडी डायग्राम निकाल के निकालना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। सर हाँ जी। सर नॉर्मल और टेंशन सेम होता है? नहीं, दोनों सेम नहीं होता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो कि कांटेक्ट की वजह से, कोई भी स्ट्रिंग जब फोर्स लगाता है तो तभी बस उसको टेंशन कहते हैं। नॉर्मल क्या है कि कोई भी रिएक्शन फोर्स, मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में आता है, दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में आते हैं ना, जैसे ग्राउंड पे रख दिया या किसी दीवार के सहारे खड़ा कर दिया या किसी और ऑब्जेक्ट के साथ चिपका के लगा के दोनों को खड़ा कर दिया, दो ब्लॉक को, तब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन लिख। बाकी तो ये सब वेरिएबल है, समझ रहे हो। T1 T2 ये सब वेरिएबल है, लेकिन रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्ट्रिंग वाले को हमेशा टेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सरफेसेस कांटेक्ट में होता है वहां पे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N से रिप्रेजेंट करते हैं।
कहीं कहीं m देखोगे, कहीं कहीं r देखोगे, कई किताबों में रिएक्शन फोर्स को r से रिप्रेजेंट कर, r1 r2 ऐसे। ठीक है, ठीक है बच्चों। यस सर। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो रोप है उसका खुद का भी मास है ना, खुद का मास है, तो पूरे रोप में टेंशन सेम नहीं होगा, हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर शोज अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ एल, पूरा रोप जो है लेंथ एल का है, एंड मास एम, इस रोप का टोटल मास एम, पूरा मास एम, सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ, इसको हम लोगों ने रूफ से, छत से हम लोगों ने इसको लटका रखा है, सस्पेंडेड मतलब लटका रखा है। Now find the tension in the rope at a distance x from the lowest point of the rope, नीचे से x डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे हम लोग को टेंशन निकालना है। ठीक है, फाइंड द टेंशन इन द रोप। सो व्हाट इज द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या टेंशन होगा वो निकालना है, लोएस्ट पॉइंट पे। उसके बाद व्हाट इज द टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या टेंशन, एक्सक्यूज मी, एंड ड्रॉ ग्राफ बिटवीन टेंशन एंड एक्स, हम लोग को ग्राफ भी बनाना है। तो अब सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब आता है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म रोप का मतलब कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग सबसे पहले करते हैं कि देखो मास ऑफ रोप, मास ऑफ रोप इज इक्वल टू कैपिटल एम, लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू कैपिटल एल। हम लोग मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं कि पर यूनिट लेंथ मतलब एक यूनिट के जो मास होगा लेंथ में, वो कितना होगा, टोटल मास बाय टोटल लेंथ गिव्स यू मास पर यूनिट लेंथ। तो जब हमारा मास पर यूनिट लेंथ निकल गया, अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये जो पॉइंट है दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, मतलब O से लेके जो पॉइंट A तक का है और A से B तक का अलग अलग हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना। तो ये जो पोर्शन है, राइट, ये पॉइंट A हो गया और ये B हो गया, ये छत से लगा हुआ है A और B, राइट। सो अब अगर इस पॉइंट पे क्या फोर्स लग रहा है, तो ये जो A पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको एक टेंशन T, नीचे वाला जो रोप है इसको टेंशन T से नीचे पुल कर रहा होगा, और इसका, राइट, ये इस पॉइंट पे अगर हम बात करें बस, तो टेंशन T से नीचे पुल कर रहा है ना। अब हम लोग अगर नीचे वाले का बनाए, ये जो O है और ये A है, सो इस पे इसका खुद का एक वेट होगा, ठीक है, जो इतना पोर्शन है उसका वेट होगा, लेट्स से इसका स्मॉल m मास है, स्मॉल m इंटू जी हो गया, और A पॉइंट को ऊपर वाला रोप जो है सेम टेंशन T से खींच रहा होगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले को T टेंशन से नीचे खींच रहा है, और ऊपर वाला पार्ट जो है नीचे वाले पार्ट को टेंशन T से ऊपर खींच रहा है, तभी तो ये एक्शन और रिएक्शन पेयर बनाएगा और एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो ये तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम है OA का। ये जो मास स्मॉल m है, ये मास कितना होगा, देखो मास ऑफ द लोअर पार्ट, मास ऑफ लोअर पार्ट ऑफ रोप इज इक्वल टू, इसका मास पर यूनिट लेंथ को इसके लेंथ ऑफ रोप से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका लेंथ कितना है रोप का, x है, तो पर यूनिट लेंथ मास को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका मास m इंटू एक्स डिवाइडेड बाय l आ जाता है, जिसको हम लोग स्मॉल m कह रहे हैं। ठीक है, सो अब इस पे अगर OA का फ्री बॉडी डायग्राम पे इक्वेशन लिख रहे हैं, OA पे टेंशन T, सो हम लोग OA का इक्वेशन लिख रहे हैं, ये जो OA वाला पार्ट है उसका इक्वेशन लिख रहे हैं, नीचे वाले पार्ट, टेंशन T ऊपर के तरफ लग रहा है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कैपिटल M इंटू एक्स बाय एल इंटू जी। ठीक है,
सो इसका मतलब आपको फर्स्ट पार्ट, फाइंड टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस t. सो टेंशन इन द रोप t इज इक्वल टू m by l mg by l इंटू x. ठीक है, ये हमारा टेंशन फ्रॉम डिस्टेंस x, जो है नीचे से जो डिस्टेंस x पे हमारा टेंशन निकल गया, फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट कह रहा व्हाट इज द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट. सो एट लोएस्ट पॉइंट में x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा. सो एट लोएस्ट पॉइंट x इज इक्वल टू 0. सो लोएस्ट पॉइंट में x 0 है तो टेंशन क्या हो जाएगा, mg बाय l इंटू 0 हो गया. यहाँ पे हम लोग ने x के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज कर रहे हैं टेंशन वो निकाल रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन टेंशन हो जाएगा. मतलब यहाँ पे टेंशन क्या होगा, 0 होगा, कुछ भी टेंशन नहीं होगा. तो ये हो गया 0 न्यूटन. ठीक है, ये तुम्हारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया. थर्ड पार्ट आपको कह रहा है व्हाट इज द टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट. सो एट हाईएस्ट पॉइंट x का वैल्यू टोटल l के बराबर ही हो जाता है. हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन t है, दिस इज mg बाय l इंटू कैपिटल L. l और l कैंसिल हो गया, तो टेंशन mg के बराबर ही आ गया. फोर्थ पार्ट में आपको कह रहा है इसका ग्राफ बनाने के लिए, टेंशन और x के बीच में ग्राफ बनाने के लिए. तो टेंशन और x के बीच में जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता है t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x. ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन है ना. t और x आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है, t इज प्रोपोर्शनल टू x. तो हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो y इज इक्वल टू mx हो गया. y इज इक्वल टू mx मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा टेंशन और x के बीच. जो लीनियर रिलेशन होता है, x का पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो लीनियर रिलेशन है. लीनियर रिलेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है. क्लियर है बच्चों? यस सर. Yes, sir. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट p बाय मींस ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर. तो एक मास m है, इसको हम लोगों ने एक सपोर्ट से यहाँ पे लटका रखा है, रिजिड सपोर्ट p बाय मींस ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग. नाउ हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड एट अ पॉइंट O ऑफ द स्ट्रिंग. एक हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रखा है F. नाउ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम when the string makes an angle theta with the vertical. ये इक्विलिब्रियम में कब है, जब एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे, टेंशन का ये जो टेंशन फोर्स है, जो स्ट्रिंग इसको इधर खींच रहा है, उसका 2 कंपोनेंट होगा. उसको 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं. ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. तो ये पार्ट हो गया t cos थीटा और ये पार्ट हो गया t sin थीटा. सो बेसिकली t sin थीटा f के बराबर हो गया और t cos थीटा mg के बराबर हो गया. ठीक है, सो अब हम लोग, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम में है, जितना हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा उतना ही वर्टिकल फोर्स होगा, राइट. सो आपको यहाँ पे निकालना है द सिस्टम व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल. निकालना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग. अच्छा, ये इसमें हम लोग को बेसिकली t और f का वैल्यू बेसिकली निकालने बोल रहा है. सो t और f का अगर वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में t cos थीटा इज इक्वल टू mg हो जाएगा. और दूसरा हम लोग निकालते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा t sin थीटा इज इक्वल टू f के बराबर हो गया. सो आप क्या करो, सेकेंड इक्वेशन को से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दो. तो हमारा हो जाएगा ये t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा इज f अपॉन mg. t और t कैंसिल हो गया. फोर्स F इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा होता है, तो mg tan थीटा होगा.
एफ का वैल्यू आ गया, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. सो टी साइन थीटा इज इक्वल टू mg tan theta. तो टेंशन t इज इक्वल टू mg sin theta by cos theta into 1 by sin theta. tan को sin by cos लिख लिया, sin sin कट गया. दिस इज इक्वल टू mg by cos theta. तुम इससे डायरेक्टली भी निकाल सकते थे t का वैल्यू. t इज इक्वल टू mg अपॉन cos theta. सो mg अपॉन cos theta जो है टेंशन t का वैल्यू है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg सस्पेंडेड विथ 2 स्ट्रिंग्स. 2 स्ट्रिंग से हम लोगों ने ब्लॉक ऑफ मास 10 kg को सस्पेंड कर रखा है. फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग. तो एक टेंशन T2 इस डायरेक्शन में हो गया, टेंशन T1 इस डायरेक्शन में हो गया. हम लोग को T2 और T1 का वैल्यू निकालना है. और यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं टेंशन T3, जो कि इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ब्लॉक का, तो mg जो है ये T3 के बराबर हो जाएगा. तो इसको हम लोग अगर पॉइंट O का वैल्यू लिखें तो T3 mg के बराबर है. तो 10 इंटू जी, सो 10 इंटू 10 दैट इज 100 न्यूटन नीचे की तरफ फोर्स हो गया. एक फोर्स इधर है T2 और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में है T1. T2 का 2 कंपोनेंट हमने बना लिया. ये 30 डिग्री है, तो ये हो गया T2 cos 30 डिग्री और ये हो गया T2 sin 30 डिग्री. दोनों को इक्वेट कर लो तो हमारा आ जाता है T2 cos 30 इज इक्वल टू 100 न्यूटन. ओके, सो दिस विल गिव यू T2 इज इक्वल टू एक मिनट बच्चों. सो T2 इज इक्वल टू T2 इंटू cos 30 डिग्री मतलब √3/2 इज इक्वल टू 100. तो T2 का वैल्यू 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3. सो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय √3. उसके बाद T1 का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, देखो T1 इज इक्वल टू T2 साइन 30 डिग्री. सो T1 इज इक्वल टू T2 का वैल्यू 200 बाय √3 है, साइन 30 डिग्री 1/2 है. सो दिस इज इक्वल टू 100 अपॉन √3 का वैल्यू है. सो T1 का वैल्यू 100 बाय √3 हो गया और T2 का वैल्यू 200 बाय √3 हो गया. ठीक है बच्चों? तो इन सब में देखिए हमेशा हम लोग सारे जो फोर्सेस हैं उन सब का कंपोनेंट निकालते हैं और उसको इक्वेट करके सॉल्व करते हैं. सो अ बॉडी ऑफ मास जैसे 25 kg इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर. फाइंड द टेंशन इन 3 स्ट्रिंग्स. तो 3 स्ट्रिंग है, इन तीनों स्ट्रिंग में हम लोग को टेंशन निकालना है. तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे. तो एक तो ये मान लो इधर टेंशन मान लो इसमें T1 है, इसमें टेंशन T2 है और यहाँ पे टेंशन T3. जो T3 होगा इस ब्लॉक का अगर डायग्राम बनाएंगे फ्री बॉडी तो 25G और T3 एक दूसरे को इक्वेट करेगा. तो जो T3 का वैल्यू यहाँ पे आ गया, दिस इज 25 इंटू 10 मतलब 250 न्यूटन हो गया T3 का वैल्यू. ना
तो दिस इज T3 इज इक्वल टू 250 न्यूटन। अब ये जो T1 है इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये देखो ये 53 डिग्री है तो ये भी 53 डिग्री हो गया। T1 का दो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट हो गया T1 cos ऑफ 53 डिग्री और ये वाला कंपोनेंट है T1 sin ऑफ 53 डिग्री। उसके अलावा ये 37 है तो ये भी 37 होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट T2 cos 37 और ऊपर वाला जो कंपोनेंट है उसको हम लोग T2 sin 37 लिखेंगे, T2 sin 37। राइट, अब हम लोग इसके वैल्यूज को अगर सॉल्व करें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में तो इस पे दो फोर्स हो गया। पहला फोर्स हो गया T1 sin 53, दूसरा फोर्स जो है दिस इज T2 sin 37। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला फोर्स T2 cos 37 हो गया। नीचे के तरफ जो T3 है विच इज इक्वल टू 250 न्यूटन और इस तरफ T1 cos 53 हो गया। अब इस पॉइंट को स्टेशनरी रहना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वेट करेंगे। सो T3 इज इक्वल टू T2 sin 37 प्लस T1 sin 53। T3 मतलब 250 न्यूटन इज sin 37 हमारा 3/5 होता है और T1 sin 53 4/5 होता है। सो इससे हमारा जो वैल्यूज है 250 इंटू 5 कर लेंगे, 5 कॉमन लेके लेफ्ट साइड लेके चले गए, इज इक्वल टू 3 टाइम्स T2 प्लस 4 टाइम्स T1 हो गया। सो हमारा इक्वेशन है 3T2 प्लस 4T1 1250 हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब लिखेंगे तो हमें पता है T1 cos 53 इज इक्वल टू T2 cos 37। वैल्यूज लिखो, cos 53 3/5 होता है, T1 इंटू 3/5 इज इक्वल टू T2 इंटू 4/5। 5 और 5 कट गया तो इससे आ गया 3T1 इज 4T2 सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करो, ये फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है तो पहले हम लोग क्या करते हैं T1 का जो वैल्यू है, T3 तो हम लोग को पता चल ही गया है, T1 का वैल्यू 4/3 T2 होता है। ठीक है, अब आप क्या करो ये सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट के साथ यूज कर लो। मतलब हमारे पास जो इक्वेशन आएगा फर्स्ट वाले फ्रॉम 1 into सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमें आएगा 3 टाइम्स T2 4 टाइम्स T1 मतलब 4 into 4/3 of T2 4 times T1 is equal to 1250. So this is 9T2 plus 16T2 divided by 3 is 1250. 16 plus 9 is 25T2 is equal to 1250 into 3. So that means T2 is equal to 1250 into 3 divided by 25. So T2 is equal to 150 न्यूटन हो गया है। T2 का वैल्यू 150 न्यूटन हो गया। अब इससे हम लोग T1 का वैल्यू निकालना चाहें तो T1 is equal to 4/3 times 150। 3 से कटेगा ये 50, 50 into 4 200 न्यूटन हो गया। तो T1 200 न्यूटन हो गया, T2 150 न्यूटन हो गया और T3 ऑलरेडी निकाल चुके हैं 250 न्यूटन। तो करना कुछ नहीं है, हम लोगों को बेसिकली फोर्सेस को बैलेंस करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। पहले कंपोनेंट्स निकालने हैं, कंपोनेंट्स निकाल के फ्री बॉडी डायग्राम बना के और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को इक्वेट करके जो वेरिएबल है उसको सॉल्व करके निकाल लेना।
क्लियर है बच्चों? Yes, sir. थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं यहाँ पे. The system shown in the figure is in equilibrium. Find the magnitude of tension in each string T1, T2, T3, T4. देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक स्ट्रिंग इसको इधर पुल कर रहा है और एक स्ट्रिंग यहाँ पे पुल कर रहा है. दो जगह हम लोग स्ट्रिंग को रोके हुए, एक T1 इस वाले स्ट्रिंग से, दूसरा इससे, राइट. अब हमारे पास ये और एंगल्स दे रखा है और ये ऐसे दे रखा है, राइट. सो ये देखो T4, T2, T3, T1, हम लोग को ये सब वैल्यू निकालना है. मान लो इस पॉइंट पे जो नीचे की तरफ ऐसे फोर्स लग रहा है वो T5, राइट. सो अब ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले, तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम नीचे की तरफ 10G हो गया, ऊपर की तरफ T5 हो गया. तो इससे हमें मिल गया T5 इज इक्वल टू 10G, मतलब 100 न्यूटन हो गया. ठीक है. सो T5 इज इक्वल टू 100 न्यूटन हम लोगों को मिल गया. चलो अब हम लोग ए पॉइंट का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ए पॉइंट में एक फोर्स देखो, ये टेंशन T2 इधर खींच रहा है, एक T1 इधर खींच रहा है. सो दिस इज T2. इस पे एक फोर्स जो T1 इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर पुल कर रहा होगा, और जो T5 जो है जो कि 100 न्यूटन के बराबर है, वो इधर फोर्स लगा रहा है. और ये जो वर्टिकल से एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, राइट. अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये T2 sin 30 और जिधर एंगल 30 है वो T2 cos 30. इसके इक्वेशंस हम लोग ए पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं. इसके अगर इक्वेशंस हम लोग लिखते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखेंगे तो T1 इज इक्वल टू T2 sin 30 डिग्री और T2 cos 30 इज इक्वल टू 100 न्यूटन. तो इससे आ जाएगा T2 इंटू √3/2 इज इक्वल टू 100. T2 इज इक्वल टू 200/√3. तो इससे T1 इज इक्वल टू T2 sin 30 मतलब 200/√3 इंटू 1/2. इसको कट करेंगे 100/√3. अब हम लोग बी पॉइंट का फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. बी पॉइंट को एक इधर T4 फोर्स से खींच रहा है टेंशन से, ये एंगल 60 डिग्री हो गया. T4 के दो कंपोनेंट बना लेंगे. उसके अलावा एक T3 फोर्स इसको, इस पे फोर्स इधर लगा रहा है T3, और दूसरा ये T2 फोर्स अलग से है. ये देखो ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा. ये अगर 60 डिग्री है, ये एंगल 60 है, तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे. T4 का इधर वाला जो कंपोनेंट है वो T4 cos 60 हो गया, इधर वाला कंपोनेंट T4 sin 60 हो गया. T2 का है ना वैल्यू का इधर जो कंपोनेंट होगा वो T2 cos 60 होगा, और जो वर्टिकल वाला होगा T2 sin 60 होगा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर अब हम लोग फोर्सेस को कंसिडर करें, मतलब इक्विलिब्रियम को, तो हमारा क्या हो जाएगा, T3 प्लस T2 cos 60 इज इक्वल टू T4 sin 60. और दूसरा इक्वेशन होगा T4 cos 60 is T2 sin 60, राइट. ये हमारा फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन. इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. T2 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 200/√3, यहाँ पे पुट कर लेंगे. T4 इज इक्वल टू T2 इंटू sin 60 बाय cos 60, tan 60 हो जाता है. T2 का वैल्यू हम लोग को पता है 200/√3 है, और tan 60 इज इक्वल टू √3 हो जाएगा.
√3 कैंसिल हो गया, सो विच इज इक्वल टू 200 न्यूटन। T4 का जब वैल्यू आ गया, T3 इज इक्वल टू T4 sin 60 माइनस T2 cos 60, है ना। T2 cos 60 को इधर लेके चले गए फोर्थ वाले इक्वेशन। सो इससे T4 sin 60 मतलब 200 इंटू साइन 60 का मतलब √3/2 माइनस T2 इज 200 बाय √3 cos 60 मतलब 1/2। तो जो हमारा इक्वेशन बनता है T3 के लिए, T3 इज इक्वल टू 100√3 minus 100 by √3. So T3 is equal to 100 into 3 minus 100 divided by √3. 300 minus 100 is 200 by √3. So सारे वैल्यूज हम लोग को T1, T2, T3 और T4 के निकल गए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो आज मैं इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस आपको भेजूंगा करने के लिए। वो करीब 8-10 क्वेश्चन होंगे। वो इक्विलिब्रियम वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग रेट ऑफ मोमेंटम वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नॉर्मल रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बेसिकली फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, F इज इक्वल टू dt/dt। तो उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। वो क्वेश्चंस काफी एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको कर लेंगे अगली क्लास में। और फिर नॉर्मल रिएक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, कई सारे ब्लॉक्स जब साथ में जुड़े हुए हैं तब उनके बीच में क्या नॉर्मल रिएक्शन होता है, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करें और फिर आगे बढ़ जाएंगे।